हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, आपके जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 की बेटा लास्ट क्लास है। बेटा पिछली क्लास में हमने सेक्शन 23 तक हमने डिस्कस कर लिया था और 24 बेटा मैंने आपको रिपील के साथ कवर करवाया था, इफेक्ट ऑफ रिपील के साथ। तो 25 पे आते हैं, रिकवरी ऑफ फाइन्स। बेटा सिंपल सेक्शन है। देखो उसने कहा है, इन केस ऑफ फाइन्स imposed under any act, regulation, rule और बायलॉ। उसने पता क्या कहा? उसने कहा अगर किसी सेंट्रल एक्ट में, रूल में, रेगुलेशन में, बायलॉ में कोई फाइन इम्पोज किया गया है ना, और एक्ट में कितना फाइन है कुछ मेंशन नहीं है। फाइन इम्पोज किया गया है, किसी एक्ट ने आपके ऊपर फाइन इम्पोज किया, लेकिन कितना वो स्पेसिफाइड नहीं है बेटा। तो उस केस में सेक्शन 63 to 70 ऑफ इंडियन पीनल कोड एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शैल अप्लाई। तो मैंने क्या कहा बेटा, अगर किसी सेंट्रल एक्ट, रूल, रेगुलेशन, बायलॉ ने आपके ऊपर कोई फाइन इम्पोज किया है, लेकिन कितना वो स्पेसिफाइड नहीं है बेटा, तो सेक्शन 63 to 70 ऑफ इंडियन पीनल कोड एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर विल अप्लाई। मतलब इंडियन पीनल कोड एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 63 से लेके 70 में जो भी फाइन मेंशन होगा वो आपके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। ठीक है, ये आपका बेटा सेक्शन 25। अच्छा, सेक्शन 26 बेटा छोटा सा सेक्शन है। देखो, ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर 2 और मोर इनैक्टमेंट्स। बेटा पहले मेरी एक बात समझना जरा, सुनो। अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है, क्या कमिट किया है बेटा? कोई ऑफेंस, कुछ गलत काम आपने किया है, और उस ऑफेंस की पनिशमेंट, उस ऑफेंस की पनिशमेंट आपको 2 सेक्शंस में मिल रही है। यानी हो सकता है बेटा, मैं किसी सेल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ हूं। कौन से कॉन्ट्रैक्ट में? सेल के कॉन्ट्रैक्ट में। मैंने ब्रीच कमिट किया बेटा। अब वो ब्रीच सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में भी पनिशेबल है, और वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में भी पनिशेबल है। तो एक बार बताओ ना, मैं सेल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ और क्या कमिट किया? ब्रीच। तो ये ब्रीच सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में भी पनिशेबल है क्योंकि सेल है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में भी पनिशेबल है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है। तो बेटा उन्होंने कहा अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है जो पनिशेबल है 2 या 2 से ज्यादा इनैक्टमेंट्स में, मतलब एक्ट्स में, तो आपको सजा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, 2 बार तो नहीं होगी ना। पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में सज़ा हो, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सज़ा हो। बेटा एक जुर्म की सज़ा 2 बार तो नहीं हो सकती ना। तो लॉ ने सेक्शन 26 में यही बात क्लियर की है कि उस केस में आपको 2 बार पनिशमेंट नहीं होगी, दोनों में से एक एक्ट में आपको पनिशमेंट होगी, दोनों एक्ट्स में आपके ऊपर पनिशमेंट इम्पोज नहीं हो सकती। तो देखो, वेयर an act or omission constitutes an offense under 2 or more enactments। तो याद रखना, आपने ऑफेंस कमिट किया है और वो ऑफेंस पनिशेबल है 2 या 2 से ज्यादा इनैक्टमेंट्स में, देन ऑफेंडर यानी जिसने ऑफेंस कमिट किया है शैल बी लायबल ओनली वंस इन आइदर ऑफ द इनैक्टमेंट। तो आप सिर्फ एक बार ही पनिशेबल होंगे दोनों में से किसी भी लॉ में, लेकिन आप 2 बार पनिश नहीं होंगे। ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक जुर्म की सजा 2 बार नहीं हो सकती है। ये आपका सेक्शन 26। ठीक है बेटा, फिर आता है बच्चे सेक्शन 27। क्या कहता है देखना, सेक्शन 27 सर्विस बाय पोस्ट। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। वेयर any central act is made after commencement of this act, मतलब General Clauses Act 1897, and requires any document to be served by post।
तो बेटा अगर कोई सेंट्रल एक्ट है, ठीक है, कंपनीज एक्ट ले लो बेटा, कोई सेंट्रल एक्ट है जो बना है इस एक्ट के बाद, यानी जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के बाद बना है, और उस सेंट्रल एक्ट में लिखा हुआ है कि दिस डॉक्यूमेंट इज टू बी सर्व्ड बाय पोस्ट। उस सेंट्रल एक्ट में लिखा हुआ है दिस डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट बेटा, दिस डॉक्यूमेंट इज टू बी सर्व्ड बाय पोस्ट। तो उसका मतलब क्या है बेटा? सुनो, उसका मतलब है दैट लेटर, दैट डॉक्यूमेंट, दैट लेटर शुड बी प्रॉपरली एड्रेस्ड, ठीक है, इट शुड बी पोस्टेड बाय अ रजिस्टर्ड पोस्ट। बेटा एक बात सुनना, अगर किसी भी सेंट्रल एक्ट में ये लिखा हुआ है ना कि आपको ये डॉक्यूमेंट पोस्ट के द्वारा फलाना फलाना पर्सन को भेजना है, ठीक है, कैसे भेजना है कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो बेटा याद रखना सेक्शन 27 अप्लाई करता है, और सेक्शन 27 कहता है दैट लेटर शुड बी प्रॉपरली एड्रेस्ड। जिसको भेजना है उसका नाम उस लेटर के ऊपर लिखा होना चाहिए। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, स्पीड पोस्ट, कोरियर, ईमेल, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हमेशा वो लेटर बाय पोस्ट ही जाएगा, एंड दैट टू बाय अ रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है। फिर अ लेटर कंटेनिंग डॉक्यूमेंट, आपको एक लेटर बनाना है, एक एनवेलप लेना है, उस एनवेलप के अंदर उस डॉक्यूमेंट को डालना है, उसके ऊपर उस बंदे का नाम पता लिखना है, और उस लेटर को रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजना है, ठीक है। सच सर्विस शैल बी डीम्ड टू बी मेड एट द टाइम एट विच लेटर वुड बी डिलीवर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। अब सुनना बेटा, सुनो बेटा, कब माना जाएगा कि लेटर सर्विस कर दिया आपने, सर्विस कर दिया लेटर, कब माना जाएगा लेटर आपने सेक्शन 27 को कंप्लाई कर दिया, सर्विस कर दिया आपने लेटर? जब बेटा वो लेटर पहुंचेगा? नहीं बेटा, जब वो लेटर पहुंचना चाहिए इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो मेरे को एक बार बताओ, मैंने देहरादून से दिल्ली कोई लेटर लिखा, बेटा ऑर्डिनरी कोर्स में देहरादून से दिल्ली भेजा हुआ रजिस्टर्ड पोस्ट 2 दिन में पहुंचता है, तो 2 दिन बाद ये मान लिया जाएगा कि ये लेटर सर्विस हो चुका है। तो बेटा जो सेक्शन 27 है इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इस पे, इनफैक्ट इस पे क्वेश्चन पूछा भी गया है। सुनना बेटा सेक्शन 27 क्या बताता है कि अगर किसी सेंट्रल एक्ट में ये लिखा हुआ है कि दिस डॉक्यूमेंट इज टू बी सर्व्ड बाय पोस्ट, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को एक एनवेलप में डालो, ठीक है, एक लेटर में डालो, उसके बाद उसके ऊपर उस बंदे का नाम पता लिखो जिसको आप ये लेटर भेजना चाहते हो, मतलब उसका एड्रेस लिखो। आपको ये भेजना है बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोरियर, स्पीड पोस्ट, ईमेल, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेजना है। और ये लेटर सर्विस हो चुका है, ये हम तब मानेंगे जब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, जितने टाइम में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये लेटर मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये लेटर 2 दिन में मिलना चाहिए तो हम मान लेंगे कि 2 दिन बाद ये सर्विस हो चुका है, ऑल्दो डिलीवरी ऑफ दैट लेटर मे टेक लॉन्गर टाइम। लेकिन बेटा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में 2 दिन लगते हैं ना, तो 2 दिन बाद मान लिया जाएगा कि ये लेटर सर्विस हो चुका है। तो बेटा उन्होंने पता क्या कहा, ये बेटा कुछ पॉइंट्स है जो याद रखना। उन्होंने कहा आप एक एनवेलप लो, ठीक है, इस एनवेलप के अंदर आप लेटर को डालो, ठीक है, इस लेटर को प्रॉपरली एड्रेस करो जिसको भेजना चाहते हो, इस लेटर को प्रॉपरली एड्रेस करो जिसको भेजना चाहते हो। कैसे भेजना? बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज दो। हम मानेंगे आपने ये लेटर सर्विस कर दिया, ठीक है, कितने समय में? जितने समय में पहुंचा बेटा? नहीं, जितने समय में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पहुंचना चाहिए। तो अगर देहरादून से दिल्ली वाला लेटर
2 दिन में पहुंचना चाहिए, ठीक है, तो हम मान लेंगे कि 2 दिन में वो लेटर सर्विस हो चुका है, ऑल्दो इट मे टेक लॉन्गर टाइम। ठीक है बेटा। फिर बेटा सेक्शन 28, छोटा सा सेक्शन है, सिंपल बात। साइटेशन, बेटा साइटेशन का मतलब होता है रेफरेंस। साइटेशन ऑफ इनैक्टमेंट्स, सिंपल बात है, सुनना। इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, एनी enactment may be cited by reference to its title, number, year, or any provision in any enactment may be cited। बेटा यहां पर ना और आएगा, यहां पर और आएगा, ठीक है। may be cited by reference to section oblique subsection। मैं आपको बेटा सिंपल समझाता हूं, सुनो मेरी बात बेटा। अब जैसे कई बार क्या होता है, बहुत सिंपल बात है बेटा, सुनना। जैसे कोई बेटा सेंट्रल एक्ट है, कोई भी सेंट्रल एक्ट है बेटा, ठीक है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट इज अ सेंट्रल एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो बेटा उन्होंने कहा अगर आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 में रेफरेंस देते हो कंपनीज एक्ट 2013 के किसी प्रोविजन का, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, अगर आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आप रेफरेंस देते हो कंपनीज एक्ट 2013 के किसी प्रोविजन का, तो बेटा आपको वो प्रोविजन पूरा दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में। मतलब आपने वो पूरा प्रोविजन लिख दिया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, ना बेटा ना। आपको सिर्फ क्या करना है, एक्ट का नाम लिख देना, एक्ट का नाम लिख देना और उस प्रोविजन का बेटा सेक्शन या सब सेक्शन बेटा कोट कर देना। तो एक बात बताओ, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं बेटा आपको, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेटे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम कई बार बेटा एक दो जगह पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का रेफरेंस देते हैं, केवियट एम्प्टर के रूल का बेटा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1930 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हम बेटा कई बार सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के केवियट एम्प्टर वाले रूल का हम रेफरेंस देते हैं बेटा। तो उन्होंने कहा केवियट एम्प्टर के बारे में मत लिख देना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, मतलब आपने वो पूरा बेयर एक्ट उठा के लिख दिया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ना बेटा। सिर्फ कौन से एक्ट का रेफरेंस दे रहे हो वो लिख देना और उस एक्ट के सेक्शन या सब सेक्शन का रेफरेंस लिख देना, दैट्स इट बेटा। आपको वो पूरा बेयर एक्ट उठा के नहीं लिखना है बेटा, कौन से एक्ट का रेफरेंस लिख रहे हो, ठीक है, दे रहे हो, वो लिख देना। उस एक्ट के कौन से सेक्शन या सब सेक्शन का रेफरेंस दे रहे हो वो लिख देना, दैट्स इट। इससे ज्यादा कि आपको रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। तो आपको पूरे कंपनीज एक्ट का वो प्रोविजन उठा के नहीं लिखना है इनकम टैक्स एक्ट में बेटा, आपको सिर्फ कौन से एक्ट का रेफरेंस दे रहे हो वो लिखना है, उस एक्ट के कौन से सेक्शन या सब सेक्शन का रेफरेंस दे रहे हो वो लिखना है, ठीक है बेटा। ये आपका सेक्शन 28। लो बच्चे, सेक्शन 29 क्या है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, सेविंग फॉर प्रीवियस एनैक्टमेंट्स रूल्स और बायलॉज। बेटा सेविंग का मतलब ना यहां पर बेटा बचत करना नहीं है, सेविंग का मतलब बचत करना नहीं है, सेविंग का मतलब है एक्सेप्ट, इसके अलावा, ठीक है। यहां पर सेविंग का मतलब है एक्सेप्ट, इसके अलावा, ठीक है। क्या कहा है, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल
not affect the construction of any act, regulation, rule or bylaw made before the commencement of this act। तो बात सिंपल है बेटा, ये एक्ट किन पे अप्लाई नहीं करता? जो भी एक्ट, रूल, रेगुलेशन, बायलॉज बनाए गए हैं इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले। तो इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद जो सेंट्रल एक्ट्स बने हैं, रूल, रेगुलेशन, बायलॉज बने हैं, उस पे इस एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। लेकिन इस एक्ट के बनने से पहले अगर आपने कोई एक्ट बनाया है, रूल, रेगुलेशन, बायलॉज बनाए हैं, तो उन पे इस एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करते। सब बताओ बेटा, सारे सेक्शंस जितने भी हमने इस चैप्टर में करे बेटा क्लियर हुए सबको? पक्का? बस बेटा बाकी अब ना इस एक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं बेटा, कुछ डेफिनेशंस है जो आपको पढ़नी है। इनफैक्ट बेटा मैं सारी डेफिनेशंस नहीं करा रहा हूँ, काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं। जो जो इम्पॉर्टेंट है वही आपको बेटा याद रखनी है, सारी करने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन सी हैं बेटा डेफिनेशंस जो आपको पढ़नी है? देखना मेरी बात। सबसे पहले है बेटा एक्ट की डेफिनेशन। बेटा यहाँ पर एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इससे नहीं है बेटा। एक्ट से मतलब है कुछ काम करना, ठीक है, कुछ काम करना। देखो अब उसने क्या कहा, एक्ट यूज्ड विद रेफरेंस टू एन ऑफेंस और सिविल रॉन्ग शैल इंक्लूड a series of acts and words and also includes illegal omissions। तो बेटा यहां पर एक्ट का मतलब पता है क्या है? एक्ट का मतलब है आपने कोई सीरीज ऑफ एक्ट्स करे। ये देखो बेटा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, सिर्फ समझने वाली बातें हैं, सिंपल सिंपल। देखो एक्ट का क्या मतलब है बेटा? बेटा एक्ट का मतलब है आपने कोई सीरीज ऑफ एक्ट्स करे। एक्ट्स मतलब आपने कोई ऑफेंस किया या आपने कोई सिविल रॉन्ग किया। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आपने कुछ गलत काम किया है, ठीक है। तो बेटा एक्ट की डेफिनेशन क्या है? आपने कोई ऑफेंस किया, ठीक है, या आपने कोई सिविल रॉन्ग किया। शैल इंक्लूड अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एंड वर्ड्स। अब सुनो बेटा, उन्होंने कहा आपने या तो कुछ गलत किया एक्ट, या आपने कुछ गलत बोला एक्ट। तो आपने कोई एक्ट किया है मतलब कुछ काम किया है बेटा, गलत काम, ऑफेंस या सिविल रॉन्ग, या आपने कुछ गलत बोला, ठीक है। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स इलीगल ओमिशंस। मतलब बेटा देखो बेटा, कुछ गलत करना, कुछ गलत करना, आपने कुछ ऐसा काम किया जो नहीं करना चाहिए था, दैट इज एन ऑफेंस। आपने कुछ ऐसा काम नहीं किया जो करना चाहिए था, दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। तो बेटा यहां पर दोनों बातें आ रही हैं, पॉजिटिव भी आ रही है और नेगेटिव भी आ रही है। आपने कुछ गलत किया जो नहीं करना चाहिए था, दैट इज एन एक्ट, दैट इज एन ऑफेंस, दैट इज अ सिविल रॉन्ग। या फिर आपने कुछ नहीं किया जो करना चाहिए था, दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस और सिविल रॉन्ग। दोनों को ही आपका एक्ट माना जाएगा। तो एक्ट में बेटा, एक्ट में पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। पॉजिटिव मतलब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था, और नेगेटिव मतलब जो नहीं किया लेकिन करना चाहिए था, ठीक है बेटा। बेटा एक्ट के बाद डेफिनेशन आती है एफिडेविट की, ठीक है। उसने कहा है एफिडेविट इंक्लूड्स अफर्मेशन। बेटा ये कुछ डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन बाय पर्सन अलाउड बाय लॉ टू अफर्म और डिक्लेयर। बेटा मेरी एक बात सुनना, एफिडेविट में बेटा आप क्या करते हो? आपने जैसे सॉरी बेटा, आपने इनकॉर्पोरेशन जब हम कर रहे थे चैप्टर कंपनीज एक्ट में, उसमें आपने पढ़ा था ना, आपको एक जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उन्हें एक एफिडेविट देना पड़ता है बेटा। बेटा एफिडेविट देने का क्या मतलब हुआ? उन्हें एक
अफर्मेशन देना है, उन्हें एक डेक्लरेशन देना है बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अफर्मेशन? एक्सेप्ट करना, एक रिटन में अपनी एक्सेप्टेंस देनी है आपको। तो अफर्मेशन मीन्स एक्सेप्टेंस। तो एफिडेविट मतलब आपको एक अंडरटेकिंग देनी है, आपको एक एक्सेप्टेंस देनी है, आपको एक डेक्लरेशन देना है। लेकिन बेटा लिखा हुआ है बाय पर्सन अलाउड बाय लॉ टू अफर्म और डिक्लेयर। एफिडेविट वही दे सकता है जिसको लॉ ने अलाउ किया है एफिडेविट देने के लिए बेटा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे बेटे फॉर एग्जांपल एफिडेविट से सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम को देना है, तो लॉ ने बेटा अफर्मेशन डेक्लरेशन किसको देने को कहा है? सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कहा है, या फॉर दैट मैटर डायरेक्टर्स को अफर्मेशन देने को कहा है। तो मेरे को उस केस में बताओ, अफर्मेशन और डेक्लरेशन सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है बेटा? वो सब्सक्राइबर्स ही दे सकते हैं, वो डायरेक्टर ही दे सकते हैं। तो याद रखना, एफिडेविट में क्या करते हो बेटा आप? एफिडेविट में आप अफर्मेशन देते हो, एक्सेप्टेंस देते हो, एक अंडरटेकिंग देते हो, एक डेक्लरेशन देते हो। लेकिन वो डेक्लरेशन सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है बेटा? वही पर्सन दे सकता है, वही पर्सन दे सकता है जिसको लॉ ने अनुमति दी है अफर्मेशन या डेक्लरेशन देने की। तो अगर लॉ कहता है सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अफर्मेशन देंगे तो वही दे सकते हैं। अगर लॉ कहता है डायरेक्टर्स अफर्मेशन और डिक्लेरेशन देंगे तो वही दे सकते हैं बेटा। ठीक है। और अगर मैं एक छोटी सी बात आपसे बेटा करूं कि एफिडेविट में बेटा और डेक्लरेशन में क्या डिफरेंस है बेटे? वैसे तो एफिडेविट इंक्लूड्स डेक्लरेशन, लेकिन बेटा अगर मैं एफिडेविट और डेक्लरेशन की बात करूं तो एफिडेविट हमेशा बेटा एक नोटरी पब्लिक के सामने होता है, जिसमें आप बेसिकली बेटा एक ओथ लेते हो। क्या लेते हो आप? एक ओथ। ओथ मतलब शपथ लेते हो बेटा आप कि मैं जो भी इस एफिडेविट में लिख के दे रहा हूं दैट इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। आप एक शपथ उठाते हो, आप एक ओथ लेते हो। जबकि डेक्लरेशन बेटा एक नोटरी पब्लिक के सामने नहीं होता है, डेक्लरेशन एक कच्चे चिट्ठे पे होता है। जबकि एफिडेविट बेटा एक स्टैम्प पेपर पे बनता है नोटरी पब्लिक ऑफिसर के सामने, जिसमें आप एक ओथ लेते हो कि इस डॉक्यूमेंट में जो भी चीजें मेंशन करी गई हैं वो ट्रू और करेक्ट हैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। उसमें बेटा विटनेसेस के सिग्नेचर भी आते हैं, जबकि डिक्लेरेशन में बेटा विटनेसेस के सिग्नेचर नहीं आते हैं। ठीक है। अच्छा, सेंट्रल एक्ट। अब बेटा सेंट्रल एक्ट की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो मैं आपको बेटा लेक्चर 1 में सेंट्रल एक्ट बता चुका था। व्हाट इज अ सेंट्रल एक्ट? बेटा ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आ सकती है एग्जाम में। सेंट्रल एक्ट बेटा पहले मुझे एक बात बताओ बेटा, एक्ट दो समय पे बनाए गए थे। एक तो एक्ट बनाए गए थे बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो एक्ट्स बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, मतलब बिफोर 26 जैन 1950। और एक एक्ट्स वो हैं जो बनाए गए हैं आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ Constitution, after commencement of Constitution, that is after 26 जनवरी 1950। तो एक तो वो एक्ट्स हैं जो बनाए गए हैं 26 जनवरी 1950 से पहले और एक 26 जनवरी 1950 के बाद, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। बेटा अगर मैं एक बात और आपसे बात करूं, एक थोड़ी सी बात और ऐड करता हूं बेटा 26 जनवरी 1950 से पहले की अगर बात करूं ना, तो इसको भी मैं दो पार्ट्स में बेटे डिवाइड कर सकता हूं। बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब
15 अगस्त 1947 से पहले, बिफोर 15 अगस्त 1947 और आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट इज आफ्टर, यहां ऑन और आफ्टर लिखना बेटा, ऑन और आफ्टर 15 अगस्त 47, बट बिफोर 26 जनवरी 1950, बिफोर 26 जनवरी 1950। तो मैंने बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। आपको पता है बेटा, इंडिपेंडेंस से पहले आपको पता है बेटा ब्रिटिश राज था, तो कानून ऑब्वियस सी बात है किसका चलता था बेटा, फिरंगियों का कानून चलता था। उसे हम नाम देते थे बेटे डोमिनियन लेजिस्लेचर, ब्रिटिश राज, डोमिनियन लेजिस्लेचर। हाँ, एक बार बेटा इंडिया आजाद हो गया, उसके बाद भारत का कानून लागू हुआ, इंडियन लेजिस्लेचर। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, रही बात अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद की बात करूं, तो आपको पता है एक बार इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया बेटा, उसके बाद जो भी एक्ट्स थे बेटा, वो कहां पर पास होते थे, पार्लियामेंट में। जो भी एक्ट्स थे वो पार्लियामेंट में पास होते थे, किसकी सहमति से बेटा, प्रेसिडेंट की सहमति से, प्रेसिडेंट की सहमति से। कॉपी कर लो बेटा। और बेटा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले एक्ट्स बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास होते थे। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले एक्ट्स बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास होते थे और परमिशन लगती थी बेटा, असेंट लगता था गवर्नर जनरल का, गवर्नर जनरल का। अब बेटा आप डेफिनेशन जब याद करोगे ना, बहुत इजी रहेगा बेटा आपको। ठीक है, अब पढ़ो डेफिनेशन। देखो, सेंट्रल एक्ट मीन्स एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी बेटा सेंट्रल एक्ट में कौन सा एक्ट आएगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बेटा, यानी आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है वो, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। सेंट्रल एक्ट मीन्स एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इंक्लूड्स एन एक्ट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर। मतलब ये जो डोमिनियन, जो ब्रिटिश राज में जो एक्ट्स पास हुए थे ना, ब्रिटिश कानून के जो एक्ट्स थे, ये भी बेटा क्या कहलाएंगे, सेंट्रल एक्ट्स ही कहलाएंगे। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इज अ सेंट्रल एक्ट, वो तो है ही है बेटा। इट विल इंक्लूड, सेंट्रल एक्ट विल इंक्लूड, जो ब्रिटिश राज के टाइम पे जो एक्ट्स बने थे ना, वो भी सेंट्रल एक्ट्स हैं। अच्छा, और एन एक्ट ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर, यानी बेटा इंडियन कानून के तहत जो एक्ट्स बनाए गए थे, ये भी बेटा आपके क्या हैं, सेंट्रल एक्ट्स हैं। ये भी आपके सेंट्रल एक्ट्स हैं। तो याद रखना, पार्लियामेंट में जो एक्ट्स बनाए गए आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद बेटा जो एक्ट्स बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन के बाद पार्लियामेंट में, वो तो सेंट्रल एक्ट्स ही हैं। कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी जो एक्ट्स बनाए गए ना, चाहे डोमिनियन लेजिस्लेचर में हो चाहे इंडियन लेजिस्लेचर में हो, वो भी बेटे आपके सेंट्रल एक्ट्स ही माने जाएंगे। एक्ट मेड बिफोर सच कमीशन बाय, एक्ट मेड बिफोर सच कमेंसमेंट बाय गवर्नर जनरल इन काउंसिल और एक्टिंग इन लेजिस्लेचर कैपेसिटी, यानी बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बने हैं विद द प्रायर असेंट ऑफ गवर्नर जनरल। तो बेटा एक बात मैं सिंपल याद करूं, सिंपल
सेंट्रल एक्ट जब भी बोला जाएगा उसमें कौन सा एक्ट आएगा? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, एंड इट विल ऑल्सो इंक्लूड एक्ट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर as well as Indian legislature before commencement of constitution, which are passed in constituent assembly and approved by and assented by governor general. ठीक है बेटा, ये आपके सेंट्रल एक्ट की डेफिनेशन हो गई। बाकी बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन बेटा मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, एक बार मैं दोबारा गो थ्रू कर देता हूं बेटा। सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां पर भी वही दो बातें हैं बेटा। इन रिलेशन टू एनीथिंग डन बिफोर 26 जनवरी 1950, मतलब बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन रिलेशन टू एनीथिंग डन आफ्टर 26 जनवरी 1950, मतलब आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट किसको माना जाएगा? गवर्नर जनरल को। और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद किसको माना जाएगा? बेटा प्रेसिडेंट को माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की बात करते हैं बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट किसको माना जाएगा? गवर्नर जनरल को, एंड इट विल ऑल्सो इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस, गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस विद रिस्पेक्ट टू लॉज ऑफ दैट प्रोविंस। याद आता है बेटा, पार्ट ए स्टेट्स जो थे, यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश यानी सेंट्रल प्रोविंस, प्रोविंस ऑफ बॉम्बे, प्रोविंस ऑफ चेन्नई। तो याद रखना, जो इन प्रोविंसेस की गवर्नमेंट थी ना, उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही माना जाएगा विद रिस्पेक्ट टू लॉज ऑफ दैट प्रोविंस। यानी उत्तर प्रदेश में, यूनाइटेड प्रोविंस में जो भी लॉज बनाए गए हैं ना, उन लॉज के रिस्पेक्ट में उन स्टेट्स की गवर्नमेंट को ही, उन प्रोविंसेस की गवर्नमेंट को ही सेंट्रल गवर्नमेंट माना जाएगा। अच्छा, फिर याद करो पार्ट सी स्टेट्स, भोपाल, बिलासपुर, जहां पर बेटा जो है अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चीफ कमिश्नर। तो याद रखना, उस चीफ कमिश्नर को बेटा क्या माना जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू लॉज इन पार्ट सी स्टेट, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, जैसे भोपाल, बिलासपुर। तो याद रखना, वैसे बेटा किसको माना जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट? गवर्नर जनरल को, ठीक है। बट इट विल ऑल्सो इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस विद रिस्पेक्ट टू लॉज ऑफ दैट प्रोविंस, चीफ कमिश्नर विद रिस्पेक्ट टू लॉज प्रिवेलिंग इन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। अच्छा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसको माना जाएगा बेटा? प्रेसिडेंट को। अच्छा, जो लॉज बेटा स्टेट में बनाए जाते हैं, भाई दिल्ली ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, या मैं चलो दिल्ली की बात नहीं करता हूं, उत्तराखंड ने कोई लॉ बनाया बेटा, तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट को ही सेंट्रल गवर्नमेंट माना जाएगा बेटा फॉर द पर्पस ऑफ लॉज ऑफ दैट स्टेट। मतलब उत्तराखंड में जो लॉ बनाए गए हैं उन लॉज को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड की गवर्नमेंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट मानी जाएगी। अच्छा बेटा, यूनियन टेरिटरी में, यूटी में अगर कोई लॉज बनाए गए हैं बेटा, तो यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर को ही सेंट्रल गवर्नमेंट माना जाएगा बेटा। और बचे हुए स्टेट्स जो है उनमें बेटा लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट माना जाएगा, ठीक है बेटे। बाकी बच्चे कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस और हैं, जैसे कमेंसमेंट की डेफिनेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कमेंसमेंट? डे ऑन विच एक्ट और रेगुलेशन केम इनटू फोर्स। तो जिस दिन कोई एक्ट या रेगुलेशन एप्लीकेबल हुआ उसको हम डेट ऑफ कमेंसमेंट कहेंगे। फाइनेंशियल ईयर बेटा मीन्स द ईयर कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। तो फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होगा बेटा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बेटा गुड फेथ। अब सुनो, बहुत सिंपल डेफिनेशन, गुड फेथ की डेफिनेशन, अ थिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ इफ इट इज डन ऑनेस्टली, वेदर इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट। बेटा एक बात सुनो, अब ये गुड फेथ बेटा काफ़ी सारे एक्ट्स में ना ये गुड फेथ वर्ड यूज़ होता है। जैसे प्राइम एग्जांपल तो इसका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। गुड फेथ वर्ड बेटा बोनाफाइड काफ़ी बार यूज़ होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड गुड फेथ? बेटा किसी भी चीज़ को बेटे गुड फेथ में तब माना जाएगा अगर आपने वो चीज़ ईमानदारी के साथ करी है बेटा, ऑनेस्टली
अगर आपने कोई चीज करी है ना, तो माना जाएगा आपने वो चीज गुड फेथ में करी है। आपने नेग्लिजेंटली करी या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता आपका। सुनो, एक तो बात होती है ना बेटा, जैसे फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन था बेटा, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। अब मुझे एक बात बताओ, फ्रॉड क्या था? फ्रॉड था बेटा, आपने कुछ गलत बोला, आपने कुछ गलत कहा जो गलत है, ठीक है, और आपको पता है कि वो गलत है। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या था? आपने कुछ कहा जो गलत है लेकिन आपको पता नहीं था कि वो गलत है। मतलब बेटा इंटेंशन का रोल आ जाता है ना। तो यहां पर बेटा वो क्या कह रहा है, आपने कोई चीज अगर ऑनेस्टली करी है ना, सच्चे दिल से बेटा, ईमानदारी से, सिंसेरिटी से, तो माना जाएगा कि वो चीज गुड फेथ में करी गई है। आप नेग्लिजेंट रहे, केयरलेस रहे, रेकलेस रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मेन चीज क्या है, दैट थिंग मस्ट बी डन ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ, सच्चे दिल से, सिंसेरिटी के साथ। नेग्लिजेंटली एक्ट करना या नहीं करना, दैट इज इररिलेवेंट। अच्छा, गवर्नमेंट बेटा, जब भी वर्ड गवर्नमेंट बोला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी आएगी। ठीक है। अच्छा बेटा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्या मतलब है? अगेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ सकती है बेटा, वही दो बातें हैं, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कौन सी सिक्योरिटीज आएंगी? ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सिंपल बात। अच्छा, अगर मैं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो कौन सी सिक्योरिटीज आएंगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में? इट इंक्लूड सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट एक्सेप्ट पार्ट बी स्टेट। मतलब बेटा बात समझो, पार्ट ए स्टेट था, बी स्टेट था, सी स्टेट था, डी स्टेट था कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। इनमें से उन्होंने कहा पार्ट ए स्टेट ने जो सिक्योरिटीज इशू करी हैं उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा वहां पर एक गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है जो गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस है। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस की, सेंट्रल प्रोविंस की, बॉम्बे, चेन्नई, वहां पर गवर्नमेंट थी बेटा। पार्ट सी स्टेट, पार्ट सी स्टेट, वहां पर भी बेटा गवर्नमेंट है। कौन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है? चीफ कमिश्नर कर रहा है बेटा, भोपाल का, बिलासपुर का। ऐसे ही पार्ट डी में बेटा कौन था? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वहां पर भी गवर्नमेंट है। लेकिन बेटा पार्ट बी स्टेट की सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं माना गया है क्योंकि वहां पर कोई गवर्नमेंट है ही नहीं। इंस्टेड बेटा पार्ट बी में, पार्ट बी स्टेट में बेटा एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में होता है? राज प्रमुख के हाथ में। प्रिंसली स्टेट्स होते हैं बेटा, यहां पर तो गवर्नमेंट है ही नहीं, जो राजा है, जो किंग है, वही रूल कर रहा है बेटा। ठीक है, तो पार्ट बी स्टेट की सिक्योरिटीज के अलावा बाकी तीनों स्टेट्स की सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज माना जाएगा। अगेन बेटा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अब बेटा ये इमूवेबल प्रॉपर्टी भी काफ़ी एक्ट्स में यूज़ होता है हमारा। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में यूज़ होता है बेटा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में यूज़ होता है। तो मेरी बात सुनना, इमूवेबल प्रॉपर्टी में बेटा सबसे पहली चीज़ तो क्या आ गई? लैंड। लैंड इज़ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। और क्या आएगा बेटा? बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। लैंड से बेटा बेनिफिट्स अराइज कर रहे हैं। क्रॉप्स, क्रॉप्स जो आती हैं बेटा, लैंड में जो उगती हैं क्रॉप्स, फसल जो होती है, दे आर बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। सब बता चुका हूं बेटा, याद करो गुड्स की डेफिनेशन, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्रॉप्स को ट्रीज, ट्रीज बेटा क्या है? बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। क्यों? क्रॉप्स पे बेटा आपके शुगर केन नहीं लगती, फसल पे, फसल पे आपकी शुगर केन लगेगी बेटा, वीट लगेगी, तो बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। पेड़ों पे बेटे फल नहीं लगेंगे क्या? तो याद रखना ये जो पेड़ हैं, फसल हैं, जो लैंड से अराइज कर रहे हैं, इन्हें भी बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। और थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, जिन्हें बेटा आपने अर्थ के साथ अटैच कर दिया है। जैसे बेटा मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं, आप जब बेटा अपने रूम की या अपने बिल्डिंग की फ्लोरिंग करते हो बेटा, बिल्डिंग की क्या करते हो? फ्लोरिंग, टाइल्स वगैरह लगाते हो ना, तो टाइल्स को आप क्या करते हो बेटा? अर्थ के साथ अटैच कर देते हो। तो बेटा वो टाइल भी क्या बन जाती है?
इमूवेबल प्रॉपर्टी, और परमानेंटली फासन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ, और परमानेंटली फासन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ। बेटा एक बात सुनो, जैसे आपने अगर हमारी वाली क्लास बेटा आपको याद हो तो सुनो सुनो, जमीन है, ठीक है, ये देखना बेटा, मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम बना के बताता हूँ। ये देखो बेटा, ये लैंड है, ये जमीन है, ठीक है बेटा। जमीन को तो इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा ही जाएगा। जमीन के ऊपर आपने ये टाइल्स लगाई बेटा, जमीन के ऊपर ये लैंड हो गया, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। टाइल्स, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब बेटा आपने नोटिस करा होगा, हमने क्लास में टाइल्स के ऊपर क्या लगा रखी है, एल्यूमिनियम की पैनलिंग लगा रखी है बेटा। हमने टाइल्स के ऊपर एल्यूमिनियम की बच्चे पैनलिंग लगा रखी है। टाइल्स के ऊपर मैंने एल्यूमिनियम की पैनलिंग लगा रखी है। आपको पता है बेटा ये एल्यूमिनियम पैनलिंग टिकी कैसे है? एल्यूमिनियम पैनलिंग को ना टिकाने के लिए बेटे उसमें नट्स, स्क्रूज ग्रोट किए जाते हैं। यहां पर आपके टाइल्स में नट्स और स्क्रूज क्या कर दिए जाएंगे बेटा, ग्रोट कर दिए जाएंगे, जिससे ये एल्यूमिनियम जो है ये फिक्स हो जाएगी बेटा। इट विल बी फासन टू अर्थ। तो बेटा ये एल्यूमिनियम की पैनलिंग भी आपकी क्या मानी जाएगी बेटे, इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि अर्थ के साथ अटैच हो गई। तो उन्होंने क्या कहा, सुनो उन्होंने क्या कहा, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, जमीन, ठीक है, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप्स एंड ट्रीज, एनीथिंग अटैच टू अर्थ मतलब टाइल्स, और एनीथिंग फासन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ मतलब जो चीज अर्थ के साथ अटैच्ड है उसके साथ आपने कोई चीज फासन कर दी। तो टाइल्स अटैच थी ना अर्थ के साथ, हमने टाइल्स के ऊपर एल्यूमिनियम पैनलिंग फासन कर दी मतलब ग्रोट कर दी बेटा। तो एल्यूमिनियम पैनलिंग भी आपकी क्या बनेगी बेटे, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अर्थ के साथ क्या हो गई है, अटैच हो गई है, ठीक है। तो लैंड आएगा, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ जो जमीन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और जो चीज जमीन के साथ जुड़ी हुई है उसके ऊपर आपने कोई चीज फासन कर दी तो वो भी क्या कहलाएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। और लास्ट आती है मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वो फिर क्या है बेटा, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो बेटा पूरे डेफिनेशन जो मैंने आपको कराई, या आपका बेटा एक्ट खत्म हो गया, उनमें बेटा देखा जाए तो कौन कौन सी डेफिनेशन बाय हार्ट याद कर लेना बेटा। एक्ट की, आपके एफिडेविट की डेफिनेशन, सेंट्रल एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन, आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बेटा, गुड फेथ की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, और इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट। बाकी कमेंसमेंट एक डेफिनेशन थी, फाइनेंशियल ईयर थी, और मूवेबल प्रॉपर्टी, ये तीनों तो छोटी छोटी सी है बेटा। ये 7-8 डेफिनेशंस कर लेना, मोर देन इनफ है बेटे। पक्का बताओ बेटा, एक्ट क्लियर हुआ, सिंपल सा एक्ट था। और कल से बच्चे आपका लास्ट चैप्टर शुरू करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। टिल देन थैंक यू।